मूवी का ओपनिंग वेस्ट वर्जीनिया में होता है, जहां हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट जिमी लोगन से मिलाया जाता है। वह अपनी प्यारी बेटी सेडी को अपने पसंदीदा गाने के लिरिक्स समझाते हुए दिखाया जाता है। जिमी एक पुराने फुटबॉल प्लेयर हैं जो हाई स्कूल में एक मैच के दौरान अपनी टांग खो देते हैं। अब उनका काम है शार्लेट मोटर स्पीडवे के टनल्स के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम करना। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ एक दिन वो उनसे मिल पाते हैं क्योंकि वह अपनी माँ बॉबी के साथ रहती है। पता चलता है कि कुछ सालों पहले कपल अलग हो गया था और अब बॉबी अपने अमीर पति मूडी और 2 बेटों के साथ रहती है। एक दिन जिमी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी रोज की शिफ्ट कर रहा होता है जब उसके बॉस ने उसे बुलाया। बॉस ने अभी जान लिया है जिमी के टांग के चोट के बारे में, इसलिए उसे पोटेंशियल लायबिलिटी होने की वजह से उसका नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जिमी अपनी बहन मेली के पास जाता है, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है। वो सेडी को उसके अपकमिंग ब्यूटी पेजेंट सिलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए तैयार कर रही है, लेकिन जब जिमी वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि सेडी का प्रोग्राम पहले दिन ही था, आज नहीं जैसे कि उसने सोचा था। गलती करने के बाद वह अपनी एक्स वाइफ से बात करने जाता है, जो इस बात से बहुत उपसेट है, लेकिन सेडी ज्यादा माफ कर देने वाली है। उनकी बातचीत के दौरान बॉबी रिवील करता है कि वह जल्दी ही लिंचबर्ग शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि मूडी वहां एक नया कार डीलरशिप खोलने का इरादा कर रहे हैं। जिमी क्लियरली परेशान है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी दूर चली जाए उनसे। फिर उसे ये समझ आता है कि उसे इस मामले का समाधान करने के लिए सबसे अच्छे वकील को हायर करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। उस रात को जिमी अपने भाई क्लाइड के चलाए गए एक बार जाता है, जो एक पुराने युद्धवीर हैं जिनके हाथ काट गया था और अब वो एक प्रोस्थेटिक हाथ पहनते हैं। दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि लोगन फैमिली को श्राप लग गया है। उनकी बातचीत को एक दफार मैक्स चिब्लेन नाम का एक प्रिटेंशियस नास्का टीम ओनर और उसके 2 लोगों के आने से बीच में टूट जाता है। मैक्स ने बेदर्दी से क्लाइड की आबादी का मजाक उड़ाता है, जिससे भाइयों को गुस्सा आता है। इसका नतीजा जिमी गैंग के सदस्यों से लड़ाई में पड़ जाता है, जबकि क्लाइड बाहर चला जाता है और मैक्स के महंगे कार को आग लगाता है। इसके बाद जिमी अपने भाई को गोभी कहता है, जो उनका सीक्रेट कोड वर्ड होता है, जो वो बचपन में छोटे लड़के होते हुए बड़े काम करते वक्त इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सब्जियों जैसे कुछ भी भड़ास नहीं होता है। अगली सुबह जब उन्हें नाश्ता करते हुए क्लाइड जिमी से पूछता है कि कोड वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया। जिमी फिर अपना योजना बताता है कि वो चार्लोट मोटर स्पीडवे को लूटा। क्लाइड की शुरुआत में आर पार होने के बावजूद जिमी उन्हें उनके निश्चित क्षेत्र के सभी विवरण बताने लगता है। पता चलता है कि जब वो उस टनल में काम कर रहे थे तब उन्हें एक सुरक्षित धन जमाने का प्रणाली का पता चला, जो वास्तविक बैंक फॉल्ट तक पैसा ले जाने के लिए प्न्यूमेटिक ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है। इस डकैती को सफलता से अंजाम देने के लिए उन्हें इस बैंक फॉल्ट को उड़ाना होगा और यह काम करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति है जो कर सकता है, वह है जो बैंक एक जेल में बंद सेफ्रेका। फिर भाई जाते हैं जो से मिलने जेल में। जब उन्होंने अपना योजना बताया तो जो उसे हंसकर टाल देता है, हैरानी से सोचता है कि वह जेल में बंद होते हुए इस डकैती को कैसे कर सकता है। ये तीनों उस आश्वासन देते हैं कि वे उसे जेल में प्रवेश और निकल सकते हैं बिना किसी पता लगने के, जो शर्त लगाता है कि उन्हें उसके मूर्ख छोटे भाई फिश और सैम को मिशन में शामिल करना होगा। इस नतीजे में लोगन भाइयों को बैंक ब्रदर्स से मिलने की जरूरत पड़ती है ईस्टर फेयर में और उन्हें डकैती में शामिल करना होता है। इसके अलावा जिमी और क्लाइड अपनी स्कीम में अपनी बहन मेली को भी शामिल करते हैं। योजना का पहला हिस्सा के रूप में क्लाइड खुद को 90 दिन की सजा दिलाता है एक दुकान के खिड़की से गाड़ी से टकराकर। इसके बाद जो और क्लाइड जेल में साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कुछ साथी बंदियों को भी शामिल किया है उन्हें अपनी छुट्टी के लिए मदद करने के लिए। बाहर जिमी और उसकी बहन जेल की डिलीवरी वैन पर नजर रखते हैं, जबकि वो नोट करते हैं कि जेल से वैन कब और किस समय निकलती है। दूसरी तरफ सैम और फिश स्पीडवे के ट्यूब सिस्टम में पेंट किए गए कॉकरोच से भरे जाते हैं ताकि यह पता लग सके कि कौन से ट्यूब्स असली बैंक फॉल्ट तक जाते हैं। एक दिन जिमी एक हेल्थ केयर कार्यकर्ता सिल्विया से टकरा जाता है, जो उसके हाई स्कूल के समय की क्लासमेट थी। उसके माथे पर चोट देखकर वो उसे अपने वैन में ले जाती है और उसे टेटेनस की इंजेक्शन लगाती है। क्योंकि जिमी के पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उसके पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन सिल्विया ये समझाती है कि उसको कोई पैसा की जरूरत नहीं है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन अमीर लोगों से डोनेशंस पर चलती है। अगली दिन जिमी अपने पहले के काम पर जाता है अपने बचा हुआ सामान लेने का बहाना बनाकर। इस दौरान वह अपने बॉस के कबीन में छुप कर जाता है और स्पीडवे का ब्लूप्रिंट चुरा लेता है। बाहर जाते वक्त वह अपने बॉस से मिलता है, जो उसे निकालने के लिए खुद को बदल रहा है। जिमी चतुरता से मुद्दा बदलता है, बिना सीधा पूछे ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का काम की स्थिति के बारे में पूछता है। जवाब में बॉस उसे बताता है कि काम काफी पहले से पूरा होने जा रहा है, जो जिमी के डकैती योजना में बड़ी बदलाव है। अब डकैती 1 हफ्ते पहले ही होनी चाहिए, जो कि सीजन का सबसे बड़ा रेस कोका कोला 600 के साथ मिलता है। ये सबसे ज्यादा व्यस्त रेस लगता है, जिससे उन्हें डकैती करने में और भी मुश्किल होगी। इस तकलीफ के बावजूद जिमी मिशन को रद्द नहीं करना चाहता है और अपने टीम के बाकी सदस्यों को नए प्लान का सार बताता है।
अंत में लंबी इंतजार की गई रेस का दिन आता है और डकैती शुरू होती है। दोपहर के भोजन के वक्त जो बीमार होने का नाटक करता है और कैंटीन में उगलने लगता है। इस नतीजे में उसे जल्द ही जेल के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसे आराम करने की अनुमति मिलती है। थोड़ी देर बाद उसे नर्स से अनुमति मांगने के लिए बाथरूम जाने की दरख्वास्त होती है, लेकिन नर्स कहने पर उसे यूरिनल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, जो थोड़ा सहीम रहता है। लेकिन उसी वक्त क्लाइड आता है और उसे वहां ले जाने के लिए चलता है। इस बीच खाने की हॉल में जो के साथ ही नमन दूसरे कैदी के साथ झगड़ा करते हैं, जिससे बाद में एक रायट हो जाता है। इससे जेल के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जिससे किसी को भी बाहर निकलने से रोका जाता है। इस बवाल के बीच में जो और क्लाइड एक गुप्त बाथरूम रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लकड़ी के डब्बे का इस्तेमाल करके डिलीवरी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं और अंत में जेल से बाहर निकल जाते हैं। ट्रक एक गैस स्टेशन पर रुकता है और दोनों वहां से उतरते हैं और मिलने की जगह की तरफ जाते हैं। वहां मेली उन्हें पिकअप करती है। उसके बाद तीनों स्पीडवे की तरफ जाते हैं। कहीं और बैंक भाई एक स्पीडवे एरिना के सेल टावर को उड़ा देते हैं, जिससे सारे क्रेडिट कार्ड मशीनें बंद हो जाते हैं और वेंडर्स को सिर्फ नकद को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस नतीजे में नकद की लेन देन तेजी से बढ़ने लगती है और सभी स्टॉल्स के कर्मचारियों को समझाया जाता है कि पन्यूमेटिक ट्यूब के जरिए पैसा वॉल्ट तक भेजते रहें। स्पीडवे पहुंचते ही जो और क्लाइड नींद भर जाते हैं, जहां जिमी उनका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद तीनों पन्यूमेटिक ट्यूब के कमरे में जाते हैं और जो अपने रासायनिक ज्ञान का इस्तेमाल करके एक इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब तैयार करता है। फिर उसने उसे एक खाली कैप्सूल में ध्यान से रखा और उससे ट्यूब के जरिए लॉन्च किया। जैसे ही बॉम्ब फटता है, वह ट्यूब से वॉल्ट तक जाने वाले गेट को खोल देता है, लेकिन दूसरे ट्यूब से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जो वेंडर्स द्वारा देखा जाता है। उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को सूचित किया, जो फिर 2 अधिकारियों को भेजते हैं जिनके जरिए बेसमेंट के वॉल्ट को चेक करने के लिए। इस बीच डकैती समूह न्यूमेटिक ट्यूब को एक बड़े वैक्यूम पंप से जोड़ देता है और सभी नकद को कचरे के बैग में चूसने लगता है। इस प्रक्रिया में जो भूल से क्लाइड के प्रोस्थेटिक हाथ को भी चूस लेता है, जिससे वो भयानक हो जाता है। डर के मारे वह सोचता है कि डकैती उससे जुड़े हुए हो सकती है और अपने हाथ को ढूंढने लगता है। जिमी समहाउ उसे शांत कर लेता है, उससे अश्योरेंस देते हुए कि वह उसे उसका हाथ वापस दिला देगा। कई बैगों को पैसा भरने के बाद सैम और फिश उन्हें एक लगेज लोडिंग व्हीकल पर लोड करते हैं और फिर जिमी के ट्रक की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना होता है, दरवाजा नहीं खुलता। जब लगता है कि उन्हें पकड़ा जाएगा, तब जिमी सीन पर पहुंचता है और उन्हें दरवाजा खोलने में मदद करता है। अंत में उन्हें बाहर निकलने की अनुमति देता है। इस बीच 2 ऑफिसर्स न्यूमेटिक ट्यूब वेंटिलेशन कंपार्टमेंट से धुआं देखते हैं। उन्होंने कंपार्टमेंट में प्रवेश किया और देखा कि क्लाइड के बार के पेट्रन्स अल सिगरेट का आनंद ले रहे हैं। उसे उन्हें कर्मचारियों में से एक समझकर अधिकारियों उसे सिगरेट बुझाने और काम पर लौटने का हुक्म देते हैं। धूम्रपान तो मौत का कारण है, लेकिन ये भी आपको जेल से बचाता है। उसी समय कोका कोला 600 रेस शुरू होती है। मैक्स दर्शकों में से उत्साह से अपने नए ड्राइवर डेटन वाइट को सपोर्ट करता है। डेटन पहले कुछ मिनट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जल्दी ही अपने कार का कंट्रोल खो देता है और एक बैरिकेड में क्रैश हो जाता है, जिससे उसे रेस से बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद गुस्से में भरे मैक्स उसे उसके रिकॉर्ड की लापरवाही के लिए डांटता है, उसे बड़ा पैसा हारने का इल्जाम लगाते हुए। उनकी बहस के बीच में जो और क्लाइड अपना मिशन पूरा करके बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और उन्हें देख लेते हैं। मैक्स तुरंत क्लाइडो को बाहर से पहचान लेता है, लेकिन घटना बढ़ने से पहले क्लाइडो उसे चेहरे पर मुक्का मार देता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जिमी अपने भाई का हाथ सफलतापूर्वक वापस लाता है और बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। वो सीन से दूर ट्रक में बैठ जाता है और चला जाता है। जब डकैती का समय गुजर जाता है, तो जेल के कैदियों ने एक आग अलार्म को ट्रिगर करता है, जिससे फायर डिपार्टमेंट को चेतावनी मिलती है। जो और क्लाइडर इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और जेल के अंदर चुपके से वापस घुस जाते हैं, खुद को फायर फाइटर्स के रूप में बदलकर। वे तुरंत अपनी जेल के कब्जों में लौट जाते हैं और अपनी असली स्थिति को अस्सूम करते हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इस घटना के परिणामस्वरूप मेली सेडी को उसकी ब्यूटी पेजेंट की फाइनल तैयारी में तैयार करती है। इस बीच छोटी लड़की अपने पिता के लिए पूछती है, लेकिन मेली को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। कुछ देर बाद सेडी स्टेज पर जाती है, अपने परफॉर्मेंस को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार। सेडी के परफॉर्मेंस के कुछ पलों पहले जिमी सीन पर पहुंचता है, अपनी बेटी को बड़ी राहत पहुंचाते हुए। जिमी को बहुत आश्चर्य होता है जब सेडी उसके पसंदीदा गान टेक मी होम कंट्री रोड्स गाती है। क्राउड परफॉर्मेंस का आनंद लेता है और अंत में गाना शुरू कर देता है जब जिमी की आंखों में आंसू होते हैं। शो के बाद जिमी नकद भरपूर ट्रक को एक गैस स्टेशन पर छोड़ देता है और अनजान तौर पर पुलिस को इसके बारे में सूचित करता है। इससे शार्लेट मोटर स्पीडवे अपना अधिकांश खोई गई राशि वापस पाती है और बाकी के लिए बीमा कर लेती है। ये खबर उनके सभी टीम के सदस्यों को गुस्सा दिलाती है, जो ये समझते हैं कि उनका प्रयास व्यर्थ गया है।
कुछ महीने बाद क्लाइड और जो जेल से रिहा होते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू करते हैं। एक शाम जो क्लाइड के बारे में अपने भाई के बारे में पूछने आता है, लेकिन क्लाइड दावा करता है कि उसे सिर्फ ये पता है कि जिमी अपनी बेटी और अपनी पूर्व पत्नी के परिवार के साथ लिंचबर्ग में शिफ्ट हो गया है। इस सब के अलावा FBI डकैती के मामले को संभाल लेती है जिसमें एजेंट सारा ग्रेसन समर्थित है। पहले वो पैसा स्टोरेज सिस्टम का जांच करते हैं लेकिन कुछ अनोखा नहीं मिलता। हालांकि उनके पास एक गवाही है, मैक्स, जो उस दिन देखा हुआ सब कुछ डिस्क्लोज करता है। क्लाइड के एक हाथ वाले होने की जानकारी मिलने पर एजेंट इन जेल के वार्डन से मिलने जाते हैं, लेकिन वार्डन अत्यंत विश्वास से भरा हुआ है कि कोई भी उसके जेल से भाग नहीं सकता। विशेष रूप से उसके निगरानी में सारा अब भी जिमी, क्लाइड और जो पर संदेह रखती है, लेकिन उसके पास कुछ भी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 6 महीने बीत गए लेकिन उसने मामले के बारे में कोई भी प्रमुख लीड्स नहीं मिल पाए। अब जब स्पीडवे के अध्यक्ष को वापस पाए गए फंड और बीमा का सेटलमेंट मिल गया है, FBI एजेंट्स को मामला स्थायी रूप से बंद कर देना पड़ता है। एक दिन जो अपने घर पर कॉफी पी रहा है जब उसने बाहर एक बेलन देखा। फिर उसने एक निश्चित स्थल पर खुदाई की और एक कचरे के बैग में नकद पैसे पाया जिससे वो खुश हो गया। यहाँ ये रिवील होता है कि पैसे जो सैम और फिश ने पहले निकाले थे वो असली में वही मात्रा थी जो लोगन सिबलिंग्स ने चुराया था। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे को अलग अलग कचरे के बैग में छुपा रखा था जिसमें ट्रैकर्स भी थे ताकि बाद में उन्हें डंपिंग साइट से निकाला जा सके। एंड में डकैती में शामिल सब लोग भारी भुगतान प्राप्त करते हैं, सिल्विया और नमन सहित। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि डकैती समूह क्लाइड के बार में पुनः एकत्रित होता है। जिमी अपने साथ सिल्विया को भी लाता है। उसका उनके साथ एक रोमांचक संबंध है। अब जब समूह माहौल का आनंद उठाता है, अगेंस्ट सारा बार में प्रवेश करती है और क्लाइड के साथ बात छेड़ती है, दावा करते हुए कि वह इस क्षेत्र में नई है। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।